हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवेंद्र प्रताप सिंह। वेलकम टू माय चैनल लॉ ज्ञान। आज हम लोग अध्याय 3 देखेंगे आईपीसी में। ठीक है, आईपीसी चल रहा है, प्री आपका मैं पढ़ा रहा हूँ आईपीसी में आपको, और अध्याय 2 तक हम लोगों ने कवर किया था। अध्याय 2 का लास्ट सेक्शन क्या था? 52A था, संश्रय। ठीक है, 52A तक हमने कवर किया था। आज अध्याय 3 है पढ़ना हमको। अध्याय 3 किस विषय में बात करता है? तो ये दंडों के विषय में बात करता है। पनिशमेंट, क्या पनिशमेंट दी जाएगी किसी व्यक्ति को जिसने अपराध कारित किया, उस व्यक्ति को क्या पनिशमेंट दी जाए, इस विषय में ये अध्याय 3 बात करता है कि क्या जुर्माना सहित होगा तो उसको क्या दंड दिया जाएगा, यदि वो जुर्माना नहीं दे पाता है तो क्या दंड दिया जाएगा। मतलब जो भी तमाम दंड के विषय में प्रावधान है वो इस अध्याय में बताए गए हैं। ठीक है, तो इनका हम लोग इसको इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं, और प्री के नज़रिए से ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, नहीं तो एक सेक्शन बताने में काफ़ी टाइम लग जाता। आपको प्री देना है, समय आपके पास कम है, वही एग्जैक्ट आप पढ़िए जो आपके काम की चीज़ है अभी प्री के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अध्याय 3 हमें पढ़ना है। अध्याय 3 में क्या है? दंडों के विषय में कहाँ से कहाँ तक प्रावधान किया गया। मैंने पहले भी बताया था, अब भी मैं बता रहा हूँ कि जो अध्याय आप पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन कहाँ से कहाँ तक बताया गया है वो आप जरूर जानिएगा। और इसके साथ साथ अध्याय चैप्टर का नाम क्या है और किस चैप्टर में वो प्रावधान किया गया, क्योंकि चैप्टर ही कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे कि किस अध्याय में है। जैसे पूछ लिया जाएगा आपसे कि दंड से संबंधित प्रावधान जो है वो आईपीसी में किस चैप्टर में दिया गया है। तो चैप्टर जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप नहीं बता पाएंगे। चलिए, बहरहाल अध्याय 3 दंडों के विषय में, पनिशमेंट, जिसका प्रावधान सेक्शन 53 to 75 तक किया गया है। कहाँ से? 53 से लेकर 75 तक प्रावधान किया गया है। चलिए एक एक सेक्शन को देखते हैं। वही सेक्शन मैं चूज करूंगा जो इंपॉर्टेंट है आपके प्री के नजरिए से। चलिए सेक्शन 53। सेक्शन 53 में पहले 6 दंड हुआ करते थे। कितने? 6 दंड। अब वर्तमान में 5 दंड हैं। अब आपसे कोई यह पूछे कि यह बताइए कि सेक्शन 53 के अंतर्गत दंड में कितने प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया, तो अब आप वर्तमान में बताएंगे 5 दंड का प्रावधान किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले कितने थे तो आप बताएंगे 6 थे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। दंड में मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास जो कि कठिन या सादा हो सकता है, संपत्ति का संपहरण और जुर्माना। ये 5 दंड यहां बताए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, आराम आराम से आप आइए। पहले आप मृत्युदंड, सबसे बड़ा दंड क्या है? मृत्युदंड, किसी को देना। ठीक है, जिसके विषय में बच्चन सिंह का मामला था, जिसमें यह कहा गया था कि मृत्युदंड जो है विरलतम से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए। एक जगह आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बच्चन सिंह का मामला है जिसमें कहा गया कि विरलतम से विरलतम मामलों में ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले मृत्युदंड, सबसे बड़ा दंड। उसके बाद आप उससे नीचे आइए, आजीवन कारावास होता है। ठीक, फिर उससे नीचे आप आएंगे तो कारावास होता है। आजीवन छोड़ दीजिए, इसका कारावास ले लीजिए। पहले मृत्युदंड सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा आजीवन कारावास, फिर आजीवन को छोड़ दीजिए, कारावास आप ले लीजिए। कारावास कैसे दिया जाएगा किसी व्यक्ति को? तो वह कारावास या तो सादा दिया जा सकता है या तो कठिन दिया जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, संपहरण किया जा सकता है। ठीक है, लास्ट आपका जुर्माना तो अधिरोपित ही किया जा सकता है। तो ये 5 चीजें हैं जो दंड में शामिल मानी गई। देखिए, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बना कि दंड कितने प्रकार के या कौन कौन से दंड है, या कभी कभी ये पूछा जाएगा कि क्या दंड में शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा, 5 कायदे से याद कर लीजिए, जैसे जैसे मैंने आपको बताया सीरियल क्रम में। आप देखिए, पहले ये क्या था? आजीवन जो कारावास हम आज की डेट में पढ़ रहे हैं, पहले ये क्या था? आजीवन निर्वासन था, यहाँ पे रखा गया था। आजीवन निर्वासन मतलब कहीं और क्षेत्र में भेज दिया जाता था जहाँ कोई नहीं रहे, जैसे अंडमान निकोबार ऐसे जगह। ठीक है, तो
यहां पर आजीवन निर्वासन के स्थान पर आजीवन कारावास को लाया गया। ठीक है, जो हम बता रहे हैं कि 5 दंड थे, देखिए हमने लिखा है कि पहले 6 थे अब 5 हैं। ठीक है, पहले 6 थे अब 5 हैं। तीसरा जो खंड, 6 खंड हुआ करते थे, तीसरा जो खंड था यह 1949 द्वारा निकाल दिया गया। आपसे पूछा जाए कभी कि दंड में कौन सा खंड निकाला गया, तो कौन सा आप खंड कहेंगे? तीसरा खंड। ये भी ध्यान रहे, तीसरा खंड कब निकाला गया? 1949 के तहत उसको निकाल दिया गया। तो डेट याद रहे। तो इतनी चीजें आपके दंड के संबंध में हमने बताया। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन। नेक्स्ट है आपका दंडादेश का लघुकरण। इंपॉर्टेंट है आपका सेक्शन, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। तो दंडादेश का लघुकरण 2 प्रकार से हो सकता है, या तो मृत्युदंड का लघुकरण किया जा सकता है या तो आजीवन कारावास का लघुकरण किया जा सकता है। ठीक है, मृत्युदंडादेश का लघुकरण जब किया जा रहा है तो कैसे किया जाएगा? अपराधी की सहमति के बिना, ध्यान रहे, कभी कभी क्वेश्चन है पूछ लिया था, सहमति के बिना कहा गया, उसकी कंसेंट की जरूरत नहीं है। यहां बिना कंसेंट के वो दंड को क्षमा किया जा सकता है या कम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, सहमति के बिना। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस अपराधी की, व्यक्ति की सहमति के साथ किया गया या सहमति के बिना किया गया उस दंड को कम, तो सहमति के बिना भी किया जाता है। ठीक है, तो मृत्युदंड कैसे किया जाएगा? अपराधी की सहमति के बिना कौन करेगा? समुचित सरकार करेगी। समुचित सरकार कौन है आगे हम पढ़ेंगे। तो कौन कर रहा है? समुचित सरकार द्वारा मृत्युदंड का लघुकरण किया जाएगा। लघुकरण मतलब कि जैसे मृत्युदंड दिया है तो उससे नीचे का दंड दे देंगे। यहाँ मृत्युदंड है, उससे नीचे आजीवन कारावास दे दिया या कारावास दे दिया जो कठिन हो सकता है या सादा, जो भी जैसा भी रहेगा, कम उससे। लघु मतलब कम होता है। ठीक है, तो मृत्युदंड अपराधी की सहमति के बिना समुचित सरकार द्वारा दिया जाता है। 54। उसके बाद आइए आजीवन कारावास की हम बात करेंगे। तो यहां भी अपराधी की सहमति के बिना शब्द है। ध्यान रहे, हमें चाहे आपको मृत्युदंड का अपराध हो या आजीवन कारावास का अपराध हो, तो अपराधी की सहमति की आवश्यकता नहीं है। समुचित सरकार अपराधी की सहमति के बिना ही उस दंड का लघुकरण कर सकती है। ठीक है, तो यहां मृत्युदंड हो गया, यहां आजीवन कारावास अपराधी की सहमति के बिना समुचित सरकार द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? ये ध्यान रहे, समुचित सरकार द्वारा। ठीक है, 14 वर्ष से अधिक नहीं होगा। अधिकतम वो कितना? 14 वर्ष, ये याद रखिएगा। लघुकरण जो होगा 14 वर्ष से अधिक नहीं होगा। ये बात किस में कही गई? सेक्शन 55 में कही गई। 54 में हमने बात किया, ये हमने सेक्शन 54 की बात थी। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 55 की बात है। 54 में मृत्युदंड का लघुकरण किया जा रहा है। सेक्शन 55 में आजीवन कारावास का लघुकरण किया जा रहा है। ध्यान रहे, इसको याद करने की टेक्निक सिर्फ यह है, आपने दंड पढ़ा, पहले मृत्युदंड आया, तो यहाँ पर लघुकरण में क्या आएगा? पहले मृत्युदंड आ रहा है। तो 54 में पहले मृत्युदंड आ रहा है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? आजीवन कारावास है। मृत्युदंड के बाद क्या आ रहा है? आजीवन कारावास। तो यहाँ आजीवन कारावास का लघुकरण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ हो गया, 55 में हो गया। तो 54, 55 हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 55A, जो अभी तक हमने कहा कि समुचित सरकार ये काम कर रही है, चाहे मृत्युदंड का लघुकरण करना हो या आजीवन कारावास का लघुकरण करना हो, तो कौन कर रहा है? समुचित सरकार कर रही है। बट समुचित सरकार है कौन? तो ये बताता है सेक्शन 55A। ये कहता है कि समुचित सरकार में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार आ सकती है। ठीक है, तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं, ध्यान रहे। अब आइए 57 में यह कहा गया, सेक्शन 57 में
कि आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। ध्यान रहे, 20 वर्ष कहा जा रहा है, 20 वर्ष के तुल्य गिना जाएगा। अच्छा, आजीवन कारावास क्या होता है? आजीवन कारावास यह होता है कि अब जो आप कारावास भुगत रहे हैं उसके बाद जो आपकी जितनी भी जीवन लीला बची हुई है वो आप उतना भुगतेंगे। ठीक है, जैसे 65 वर्ष की आयु आपकी है, आप उसके बाद जितना जिंदा रहते हैं, जब तक जिंदा रह रहे हैं तब तक आप उस कारावास को भुगतेंगे। उसी को आजीवन कहा जाता है। जब तक आपका जीवन है उसी को आजीवन कहा जा रहा है। जब तक जीवन है तब तक आप उस कारावास को भुगतेंगे। ये आजीवन कारावास का मतलब है। आजीवन कारावास 57 में सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। बट आजीवन कारावास जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो ध्यान दीजिएगा कि यदि ऑप्शन में ये लिखा है कि बाकी के जीवन तक, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ध्यान रहे, यदि 20 वर्ष रहेगा आज और बाकी के जो आपकी आयु तक है वो नहीं लिखा रहेगा, तब आप मारेंगे 20 वर्ष के कारावास के तुल्य। ध्यान रहे, क्वेश्चन का नेचर जरूर देखिएगा। आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा, ये बताएगा। नेक्स्ट देखते हैं 63। देखिए, ये जो हमने गैप किया है सेक्शंस, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां आपका इंपॉर्टेंट है वहां मैं आपको बता दे रहा हूं तुरंत। और जो क्वेश्चन आपके यहां से बच जाते हैं तो आप जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे वहां आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। हर चीज़ पॉसिबल नहीं है कि पूरी चीज़ बताइए। हाँ, ये मैं बता सकता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ें हैं इनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। यहाँ से आप मुंह नहीं मोड़ सकते कि ये सेक्शन मुझे नहीं पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट ना। यहाँ आपको जो बता रहा हूँ मैं वो एकदम एग्जैक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, मस्ट है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद आप एक्स्ट्रा जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए आप। चलिए, तो 57 हुआ। 63 देखते हैं। 63 में कहा जाए कि जुर्माने की रकम जहां अभिव्यक्त नहीं है, ध्यान रहे अभिव्यक्त नहीं है कहा, वहां क्या हो सकती है? अमर्यादित हो सकती है। अमर्यादित हो सकेगी किंतु अत्यधिक नहीं होगी। ध्यान रहे, अत्यधिक नहीं होगी, ये बात कहा गया, अत्यधिक नहीं होगी। जैसे कि किसी प्रकार का जुर्माना किसी व्यक्ति के ऊपर लगाया जा रहा है, कोई गरीब तबके का आदमी है, उसने कोई अपराध किया और उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया 1 करोड़ रुपए। ठीक है, अब क्या वो 1 करोड़ वो दे सकता है? नहीं, उसकी हैसियत ही नहीं है कि वो 1 करोड़ दे सके। तो न्यायालय को यह देखना होगा उसकी स्थिति परिस्थितियां कि वह व्यक्ति कैसा है, क्या वो कितना तक वो जुर्माना दे सकता है, उसकी हैसियत क्या है। ये इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर उनको जुर्माना अधिरोपित करना होगा। ठीक है, तो यही बात कहिए कि जुर्माना आप लगाइए, आप मर्यादित भी आप कर सकते हैं बट अत्यधिक नहीं कर सकते। ध्यान रहे, कभी भी ऑप्शन में आएगा तो इनको मत छोड़िएगा। ये मिलेंगे जहाँ अत्यधिक नहीं, इनको पकड़ लीजिएगा, अत्यधिक नहीं शब्द। ठीक है, तो 63। नेक्स्ट आते हैं 65। 65 क्या कहता है कि जब अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है। ठीक है, जब अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है तो जुर्माना देने में व्यतिक्रम पर उस अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगी। क्या मतलब इनका? इसका मतलब यह है कि यदि कोई अपराध ऐसा है जो कि कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया गया है और उस स्थिति में उस व्यक्ति द्वारा जुर्माना नहीं दिया जाता, नहीं दे रहा है या नहीं दे पा रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा? जितना कारावास आपको दिया गया है, जैसे चोरी का अपराध उसने किया है, ठीक है, और उसको 3 साल तक अधिकतम दंड है चोरी के लिए और प्लस जुर्माना है। अब उस कंडीशन में वो जुर्माना नहीं दे पा रहा है तो चोरी का जो दंड है 3 वर्ष, उसका 1/4 और एक्स्ट्रा उसको लग जाएगा उस पर। ठीक है, उतना भुगतना पड़ेगा, 1/4 और। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि 1/4 से अधिक नहीं होगा। जितना एक्चुअल में उसका दंड होता है उसका 1/4 और आप लगा सकते हैं अधिकतम।
उससे ज़्यादा नहीं। कब? जब जुर्माना नहीं दे पा रहा है तब। और वह अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय होना चाहिए। ठीक है, ये बात 65 में कही गई। अब आइए 65 में हमने क्या कहा? अपराध कैसा हो? कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो। 67 में क्या है? सिर्फ जुर्माने से दंडनीय है, कारावास नहीं। सिर्फ ऐसा अपराध है जो सिर्फ जुर्माने से दंडनीय है। ठीक है, तो यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो कारावास कैसा होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे सादा कारावास। सादा, ध्यान रखिएगा, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो कारावास आपको सादा होगा, बशर्ते जो अपराध है सिर्फ जुर्माने से दंडनीय हो, तभी। ठीक है, अब देखते हैं कि जुर्माने की रकम कितनी होगी तब कारावास कितना होगा। यदि जुर्माने की रकम 50 रुपये है तो कितना होगा कारावास की अधिकतम अवधि? 2 माह तक। ये पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पूछा जाता है आपसे। 50 रुपये तक है तो कितना होगा? 2 माह तक होगा। कारावास सादा, ये सभी सादा कारावास होंगे, ये ध्यान रहे, ये सभी सादा कारावास होंगे, ये ध्यान रहे, जितने भी हैं। तो 50 रुपये तक है यदि जुर्माने की रकम तो कितना होगा? 2 माह तक। यदि 100 रुपये तक है तो कितना होगा? दुगना कर लीजिए, 4 माह तक। 50 का दूना 100, 2 का दूना 4 माह तक। यदि 100 रुपये से अधिक है तो कितना होगा? 6 माह तक। ठीक है, अधिकतम 6 माह तक यहाँ पर सादा कारावास होगा। तो ये सारणी याद कर लीजिएगा, ये जरूर पूछी जाती है आपसे। ठीक है, हर एग्जाम में लगभग पूछी जाती है। तो ये रहा 67। 71 में दृष्टांत है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, एक बार समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ी भी चीज़ नहीं है, बट एक बार पढ़ लीजिएगा आप। 71 में दृष्टांत इंपॉर्टेंट। 73 बात करते हैं, एकांत परिरोध। ठीक है, एकांत परिरोध जब पूछा जाए आपसे कि एकांत परिरोध का किस सेक्शन में प्रावधान है तो आप बताएंगे 73 में प्रावधान है। अधिकतम कितना हो सकता है एकांत परिरोध? तो कितना होगा? अधिकतम 3 माह तक हो सकता है। देखिए, ये है अधिकतम 3 माह तक एकांत परिरोध हो सकता है। अब यहां देखते हैं 3 माह तक कैसे कैसे होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इसका जो जैसे यहाँ ये इंपॉर्टेंट है वैसे ही ये इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। तो यदि कठिन कारावास अधिकतम 6 माह तक है, इसको कायदे से याद कर लीजिएगा, जरूर पूछा जाता है। यदि कठिन कारावास, अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एकांत परिरोध जो है वो हमेशा कठिन अपराध के लिए दिया जाता है, कठिन कारावास होता है वहाँ पर, ये ध्यान रखिए। जब भी कोई घोर अपराध करते हैं, जो उग्र टाइप का अपराध होता है, उसके विषय में ही यह लागू होता है, एकांत परिरोध दिया जाता है। तो यदि कठिन कारावास अधिकतम 6 माह तक है तो एकांत परिरोध की सीमा क्या है? अधिकतम 1 माह तक होगा। ठीक है, यदि 6 माह तक है आपका कठिन कारावास तो कितना होगा एकांत परिरोध? 1 माह। यदि कठिन कारावास 6 माह से अधिक है परंतु 1 वर्ष तक है, ध्यान रहे, ऊपर में हमने क्या कहा? 6 माह तक है तो कितना? 1 माह। यदि दूसरा खंड 6 माह से अधिक है और 1 वर्ष तक है तो कितना होगा? 2 माह तक। फिर थर्ड पॉइंट, 1 वर्ष से अधिक है तो कितना होगा? 3 माह तक। ठीक है, क्या कहा? यदि 6 माह तो 1 माह रहेगा, यदि 6 से अधिक परंतु 1 वर्ष तक है तो कितना? 2 माह तक। यदि 1 वर्ष से अधिक है तो कितना? 3 माह तक। ठीक है, ये एकांत परिरोध है। परंतु ध्यान रखिए, परंतु शब्द आया, परंतु सेक्शन 74 में यह कहा गया कि एकांत परिरोध का निष्पादन कितना किया जाना है? तो एकांत परिरोध का निष्पादन एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। ठीक है, ये पूछा जाता है आपसे कि एकांत परिरोध का निष्पादन कितने दिन तक होना चाहिए अधिकतम? तो 14 दिन से अधिक नहीं होगा, ये याद रखिएगा। 14 दिन इंपॉर्टेंट है आपका, ये 14 दिन, ये इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आपका 75 में सिर्फ आप ये याद रखिए, पूर्व दोष सिद्धि जब आपसे पूछा जाए कि किस सेक्शन में प्रावधान किया गया, तो सेक्शन 75 में पूर्व दोष सिद्धि का प्रावधान है। बस इतना चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे है मेरा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पूर्व दोष सिद्धि जो प्रावधान है, जो शब्द है यूज़ किया गया है, यह एविडेंस में कहाँ बताया गया है। आप दो जगह बताया गया, दोनों जगह कहाँ कहाँ बताया गया वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि कहाँ कहाँ यह बताया गया है। पूर्व दोष सिद्धि, ध्यान रहे एविडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, एविडेंस में कहाँ बताया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप थोड़ा पेज पलट लेंगे। एपीओ की तो तैयारी कर ही रहे हैं, तो एविडेंस पढ़ ही रहे होंगे, तो उस देखा जाएगा भाई कहाँ तक आपने पढ़ लिया है। तो पूर्व दोष सिद्धि आप बताइएगा मुझे एविडेंस में कहाँ पर है, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, आंसर अपना दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा आपका दंडों के विषय में प्रावधान था, जो कि 53 से 75 तक था। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। दंड हमने बताया 53 में 5 प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया। आपराधिक निर्वासन के स्थान पे आजीवन कारावास को लाया गया। फिर पहले 6 थे, अब 5 हैं, ध्यान रहे। तीसरा खंड 1949 में जोड़ा गया, मैंने बताया। 54 में क्या, यहाँ दंडादेश का लघुकरण, मृत्यु दंडादेश का लघुकरण की बात होगी तो 54 होगा। आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण की बात होगी तो 55 होगा। कौन लघुकरण करता है, समुचित सरकार करती है। समुचित सरकार कौन है, ये 55A में बताया गया है, उसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा 57 में बताया गया आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य गिना जाएगा, 57 बात करता है। उसके बाद 63 हमने कहा कि जुर्माने की रकम जहां अभिव्यक्त नहीं है वहां क्या हो सकता है, अमर्यादित हो सकती है, किंतु अत्यधिक नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा, अत्यधिक शब्द ये पकड़िएगा, अत्यधिक नहीं। 65 में हमने कहा कि जब अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया गया है और उस स्थिति में जुर्माना नहीं कोई व्यक्ति दे पाता है, तो जितना कारावास दिया गया है जिस अपराध के लिए, उसका 1/4 दंड और बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो तो कारावास सादा होगा। ये कंडीशन हमने बताई कि 50 रुपये है तो 2 माह, 100 रुपये है तो 4 माह, 100 रुपये से अधिक है तो 6 माह होगा। 71 में हमने कहा दृष्टांत पढ़ लीजिएगा। 73 में हमने कहा एकांत परिरोध कितना होगा, अधिकतम 3 माह तक हो सकता है। कैसे कैसे होगा ये हमने बताया। फिर हमने 74 में कहा एकांत परिरोध का निष्पादन कहाँ तक किया जा सकता है, 14 दिन से अधिक नहीं होगा निष्पादन। ठीक है, ये 75 में हमने कहा पूर्व दोष सिद्धि 75 में है, ये हमने कहा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, इतना यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया है। यदि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया हो, वीडियो यदि पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इस तरह हमारा ये अध्याय 3 आज कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्याय 4 देखेंगे, चैप्टर 4, जो सामान्य अपवाद के विषय में बात करता है। ठीक है, मिलते हैं आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।